नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज है 1 मार्च। आज हम देखने वाले हैं 28 फरवरी की सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई का। किसका साथी? जो आज आपका कल 28 फरवरी थी साथी। कितनी थी? तो याद रखेंगे, कल 28 फरवरी थी सीआरपीएफ, एससीएम, एएसआई का जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसका हम एनालिसिस देखेंगे। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से। सीआरपीएफ, एससीएम, एएसआई का एग्ज़ाम का हम एनालिसिस देखने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज क्या देखने वाले? देखो, कल 28 फरवरी थी साथी। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मेरा भी एग्ज़ाम था। इसमें शाम वाली शिफ्ट में तो आकर के क्लास बनने में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए आज क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। यदि साथी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें इसको। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही सूर बनकर सुबह निकलता है। ठीक है साथी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। क्या करनी है? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और रातें आपको अभी सोना नहीं है रातों में ठीक है, आपको अभी रातों में सोना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा रातों में भी मेहनत करनी है, क्योंकि रातों से हमें जंग जीतनी है। लोग सो जाते हैं लेकिन आपको नहीं सोना है, क्योंकि आपको सुबह सूर बनकर निकलना है। आपको नौकरी चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ इसी जोश और जुनून के साथ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है साथी, अनंगपाल। क्या कह रहा है साथी? अनंगपाल किस वंश का शासक था? इस तरह से कल क्वेश्चन आया था, ये शायद पहले शिफ्ट का क्वेश्चन था। कह रहा था अनंगपाल किस वंश का शासक था। तो याद रखेंगे साथी, अनंगपाल जो था, कौन था? अनंगपाल। इसका पूरा नाम था साथी अनंगपाल तोमर। क्या नाम था? तो याद रखेंगे, इसका पूरा नाम था साथी अनंगपाल तोमर। और यह तोमर वंश का एक शासक था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो तोमर वंश है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तोमर वंश का एक शासक था। इसको याद क्यों रखना है? क्योंकि साथी इसने 1052 में, यानी 1052 में दिल्ली की स्थापना की थी। किसकी? तो याद रखेंगे 1052 में, 1052 में दिल्ली की स्थापना की थी। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने। तोमर वंश का एक शासक था। इसने 1052 यानी 1052 जो एडी यानी ईस्वी थी, इसमें क्या की थी? दिल्ली की स्थापना की थी। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, किसने की थी? तो अनंगपाल तोमर ने। और याद रखेंगे 8वीं शताब्दी में तोमर वंश की स्थापना दिल्ली के क्षेत्र में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। जो तोमर वंश था, इसकी स्थापना लगभग 8वीं शताब्दी में 753 के आसपास हुई थी और दिल्ली वाले क्षेत्र में हुई थी। और यह तोमर वंश की जो राजधानी थी, ये भी याद रखेंगे, तोमर वंश की जो राजधानी थी, ये हरियाणा के अनंगपुर गांव को बनाया गया था। किसको साथी? तो हरियाणा में एक अनंगपुर नामक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर तोमर वंश ने अपनी क्या बनवाई थी? तो राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से देखते हैं। अनंगपाल तोमर तोमर वंश का एक शासक था, जिसने 1052 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की थी। और 8वीं वंश में तोमर वंश की स्थापना होती है, यह दिल्ली के क्षेत्र में हुई थी। और हरियाणा में इसकी राजधानी अनंगपुर नामक गांव को बनाया गया था। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, भारत और नेपाल। क्या कह रहा है? भारत और नेपाल के मध्य शांति और मैत्री संधि किस वर्ष हुई? इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। कह रहा था भारत और नेपाल के मध्य शांति या मैत्री संधि, यानी कि उसका कहने का मतलब है मित्रता के संबंध कब स्थापित हुए, किस वर्ष? तो याद रखेंगे, जब भारत और नेपाल था, इसने साथी 31 जुलाई को, ये याद रखेंगे, 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में एक बैठक की थी। साथी कहाँ पर? 31 जुलाई 1950 को। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा काठमांडू जाया जाता है। वहाँ पर एक मीटिंग के दौरान शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये भारत की जो सीमा का बंटवारा निर्धारण हुआ था, इसी संधि के तहत हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे शांति संधि पर हस्ताक्षर होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 31 जुलाई 1950 को। यही क्वेश्चन हमसे कल पूछा गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसके अंतर्गत दोनों देशों में संबंधों को निर्धारित किया गया था। यही अभी आपको बताया था, जो संबंध थे साथी भारत और नेपाल के, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से इनमें संबंधों को निर्धारित किया गया था।
और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, नेपाल जो है साथी यहाँ पर भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो आप याद रखेंगे एक आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा यूपी, यूपी के अलावा आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार हो जाएगा, बिहार के अलावा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, कौन सा याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा सिक्किम। कुल मिलाकर के 5 राज्य, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, 5 राज्य ये क्या बनाते हैं, तो नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन जो साथी मैंने परसों, जो कल की क्लास थी यानी कि परसों की क्लास, उसमें मैंने हाईलाइट करके करवाया था आपको, कौन सा राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली सल्तनत की बात की गई है यहाँ पर। आप सभी को पता होगा कि जो दिल्ली सल्तनत थी इसमें केवल 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंश थे, तो याद रखेंगे केवल 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इसमें से ऐसा ऑप्शन या तो आपको गौरी वंश दिया होगा, गौरी वंश जिसमें मोहम्मद गौरी आया था, पृथ्वीराज को हराकर चला गया था और यहाँ पर अपना एक सेनापति यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गौरी नाम का कोई वंश दिल्ली पर शासन किया ही नहीं कभी, ठीक है। ऐसा या तो गौरी वंश दिया होगा ऑप्शन में, या फिर आपको ऑप्शन में मुगल वंश दिया होगा, क्योंकि साथ ही आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत में मैंने लिखवाया था कल आपको केवल 5 राजवंश, कौन से, तो याद रखेंगे केवल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इनमें से पहला गुलाम वंश था जो 1206 से लेकर के 1290 तक चला था, और इसके अलावा दूसरा खिलजी वंश था जो 1290 से लेकर के 1320 तक चला था, ठीक है। इसके अलावा आपका तुगलक वंश था, तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक चलता है। इसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर के 51 तक चलता है, और इसके बाद आता है अंतिम लोधी वंश, अंतिम लोधी वंश। यही 5 वंश थे, एक बार से पुनः देखते हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, 5वां लोधी वंश। यही केवल 5 राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, यानी कि सल्तनत काल की बात कर रहा है, ना कि मुगल काल की। मुगल एक अलग काल था और सल्तनत एक अलग काल था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और गुलाम वंश की जो स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश की स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश की खिज्र खां, और लोधी वंश की इब्राहिम बहलोल लोधी, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो या तो ऑप्शन में आपको मुगल वंश दिया होगा या आपको गौरी वंश दिया होगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मुगल वंश साथी दिल्ली सल्तनत में नहीं आता है, सल्तनत काल में नहीं आता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। गौरी वंश तो कभी था ही नहीं दिल्ली पर, और मुगल वंश आपका सल्तनत काल में नहीं आता, ये मुगल काल अलग से एक काल है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो साथी, ये आपके आने वाली परीक्षा में अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी, इसलिए आप क्लास को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। एक बार से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को क्लास का फ़ायदा पहुँच सके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था अमजद अली खान, क्या पूछा गया था, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। अमजद अली जो खान थे साथी, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो याद रखेंगे जो अमजद अली खान थे साथी, ये ग्वालियर के शाही परिवार के थे। यदि पूछ ले कौन से घराने के थे, तो याद रखेंगे ग्वालियर घराने के थे। कौन थे, अमजद अली खान। और इनके जो पिता थे हाफिज अली खान, हाफिज अली खान इनके पिता थे। इन्हीं के पुत्र का नाम क्या था, हाफिज अली खान के अमजद अली खान था। और साथ ही ये एक सरोद वादक थे, ये भी याद रखेंगे। जो अमजद अली खान थे ये क्या थे, तो याद रखेंगे सरोद वादक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा अमजद अली खान क्या बजाते थे, तो सरोद नामक वाद्य यंत्र बजाते थे, इसको भी याद रखेंगे। और हाफिज अली खान यानी इनके पिताजी भी क्या बजाते थे, तो भी याद रखेंगे आप लोग, सरोद बजाते थे, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो मिस्टर अमजद अली खान थे यानी कि, तो याद रखेंगे इनको 1991 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखेंगे। अमजद अली खान को 1991 भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया था, तो याद रखेंगे पद्म भूषण दिया गया था, ये भी याद रखेंगे, ना कि विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था, ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो देखते हैं एक बार फिर से, अमजद अली खान क्या बजाते थे, तो सर सरोद बजाते थे। और इन्होंने 1991 में इनको भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया, तो याद रखेंगे पद्म विभूषण दिया गया। और ये कौन से घराने के थे, तो याद रखेंगे ग्वालियर घराने के थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। ये क्वेश्चन कई बार कराया गया है आपको, तो आप याद रखेंगे जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार था साथी, इसको CISR ने, किसने, CSIR ने, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसकी स्थापना की थी 1958 में। किसने, तो याद रखेंगे CSIR के द्वारा इसकी स्थापना 1958 में होती है। क्यों होती है, तो याद रखेंगे साथी जो शांति स्वरूप भटनागर जी थे, इन्होंने CSIR की स्थापना 1942 में की थी।
देखो यहाँ पर लिखा है जो CSIR की स्थापना होती है ये आपकी 1942 में होती है, किसके द्वारा? शांति स्वरूप भटनागर जी के द्वारा। तो याद रखेंगे शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है किससे हो जाएगा? काउंसिल एंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी स्थापना 1998 में होती है और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, सैलरी नहीं होगा, सेल्वी होगा, ठीक है, सेल्वी होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, ये भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले भारत में पहली महिला अध्यक्ष CSIR की कौन बनी है, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है, इसको इनको अच्छे से याद रखेंगे। ये भारत की पहली CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और याद रखेंगे जो अंतिम बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार था 2021 में दिया गया था, जिसमें 11 वैज्ञानिकों को दिया गया था। ये भी याद रखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे इन्हीं में जो 11 व्यक्ति थे, इन्हीं में आपके जी सतीश रेड्डी थे, जो आपके DRDO के हेड रह चुके हैं। जी सतीश रेड्डी जी को भी दिया गया था। कब दिया गया था? तो याद रखेंगे 2021 में दिया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है? ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड है क्योंकि आपने सुना होगा लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। इसी प्रकार से एक महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के द्वारा। यहाँ पर 2023 होगा, 10 नहीं होना चाहिए। ये अभी अभी इसी माह में, जनवरी के माह में 2023 में इसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 28 जनवरी 2023 को नर्मदा जयंती के अवसर पर, ये भी याद रखेंगे, जो नर्मदा नदी की जयंती मनाई जाती है, इसी के शुभ अवसर पर लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? तो याद रखेंगे लाडली बहना योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो याद रखेंगे आप लोग ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कौन है साथी? मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो याद रखेंगे छगन भाई मंगू भाई पटेल जी हैं। क्या नाम है? इनको मंगू भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम है छगन भाई मंगू भाई पटेल। तो एक बार से फिर देखते हैं लाडली बहना योजना किसने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो लाडली लक्ष्मी योजना है, क्या है आपकी? लाडली लक्ष्मी योजना। ये भी योजना किसने शुरू की है? तो याद रखेंगे साथी ये आपकी की है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। ये भी आपकी की है। ये बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। लेकिन लाडली बहना योजना के तहत क्या हुआ है? तो महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं के लिए शुभ अवसर का काम में प्रदान करने का दिया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था जो पुंग चोलाम है, क्या साथी? पुंग चोलाम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था, कह रहा था पुंग चोलाम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे पुंग चोलाम जो लोक नृत्य है साथी, ये आपका कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुंग चोलाम लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है। और याद रखेंगे इसको ड्रमों की गर्जना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमों की गर्जना, क्योंकि जो ड्रम होते हैं साथी, आपने देखा होगा बजाने वाले जो ड्रम होते हैं उन्हीं से ये इसी नृत्य को मनाया जाता है, ठीक है, उन्हीं को बजा करके इसको किया जाता है। तो याद रखेंगे इसको ड्रमों की गर्जना भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे मणिपुर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जबकि चोलामू झील, देखो यहाँ पर क्वेश्चन एज इट इज मिल रहा है चोलाम और चोलामू, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। हो सकता है आप मणिपुर याद रखेंगे चोलाम के लिए, लेकिन चोलामू जो झील है साथी ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, इसको भी याद रखेंगे। चोलामू झील है ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे सिक्किम राज्य में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है, इसका नाम क्या है? चोलामू झील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो पुंग चोलम लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या पूछा गया था साथी? हेनले जो जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था साथी, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखेंगे भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे इस पासपोर्ट के तहत, भारतीय पासपोर्ट के तहत आप लोग 60 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। यानी कि 60 ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको वीज़ा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे दुनिया में आप इनमें फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो कौन से पासपोर्ट के हिसाब से? तो याद रखेंगे भारतीय पासपोर्ट के हिसाब से। मतलब 60 देशों में आपके लिए मुफ्त में वीज़ा, यानी कि इतना ताकतवर है भारत का पासपोर्ट, ठीक है, इसको याद रखेंगे।
और याद रखेंगे जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हेनले एंड पार्टनर्स नामक कंपनी जारी करती है। कौन जारी करती है? तो याद रखेंगे हेनले एंड पार्टनर्स नामक एक कंपनी है, ये इसको जारी करती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी, आज पूछा गया था आपसे कल, राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या पूछा गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष आया था? इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, या आया पूछा गया होगा या पारित पूछा गया होगा, तो हम दोनों का डिस्कशन करने वाले हैं। यदि पूछ ले राज्य पुनर्गठन आयोग तो याद रखेंगे 1953 में। कब याद साथी? आपका 1953 में जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में, ये भी याद रखेंगे, इसका गठन हुआ था। ठीक है, यानी गठन पूछ ले तो याद रखेंगे 1953 में जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में इसका गठन होता है। और साथ ही याद रखेंगे इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को भारत सरकार को दी थी। जो राज्यों को बनाने की बात की गई थी इसमें 30 सितंबर 1955 को भारत सरकार को इसने अपनी क्या सौंपी थी? तो याद रखेंगे रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, क्या था साथी? जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था ये 1956 में पारित हुआ, ये भी याद रखेंगे। यदि पूछे आया कब था तो 1953 में बना था, और यदि पूछे पारित कब हुआ 1956 में इसको पारित कर दिया गया और पूरे देश में लागू हो गया। और याद रखेंगे इसी आयोग के तहत 1953 में, कब साथी? 1953 में इसी आयोग के तहत मद्रास से अलग होकर के आपका कौन सा? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। कौन सा साथी? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है। भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन था? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश था। और ये 1953 में मद्रास से अलग होकर के, तत्कालीन जो मद्रास था उसको अब वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, उससे अलग होकर के क्या बनता है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश बनता है भाषा के आधार पर, ये भी याद रखेंगे। तो 1953 में फजल अली कमीशन आता है और इसने रिपोर्ट 1955 में दी थी, इसको 1956 में भारत सरकार ने पारित कर दिया। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है क्रिप्स मिशन, क्या कह रहा है साथी? क्रिप्स मिशन के बाद भारत में कौन सा आंदोलन चला? इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ये भी याद रखेंगे। जो क्रिप्स मिशन था साथी ये मार्च 1942 में आया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे स्टैफर्ड क्रिप्स नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मेरा मित्र क्रिप्स आज दुश्मनों का संदेशा लेकर आया है। क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? क्योंकि स्टैफर्ड जो क्रिप्स थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्लासमेट्स थे, तो इन्होंने कहा था कि मेरा मित्र क्रिप्स आज दुश्मनों का संदेशा लेकर आया है। इस तरह से कुछ किसने कहा था? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। जबकि गांधी जी ने इसको क्या कहा था? गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। यदि पूछ ले गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया है? तो याद रखेंगे क्रिप्स मिशन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। जो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा ये किसको कहा है? तो क्रिप्स मिशन को कहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? मेरा दोस्त क्रिप्स आज दुश्मनों का संदेशा लेकर आया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। स्टैफर्ड क्रिप्स इसको लाया था। और साथ ही याद रखेंगे एक सदस्य था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक सदस्य था। देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन में। जो कैबिनेट मिशन था ये साथी 3 सदस्य था, याद रखेंगे। जो कैबिनेट मिशन था ये साथी आपका 3 सदस्य था। इसमें कौन कौन थे? पेंथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और इसके अलावा क्रिप्स था। लेकिन क्रिप्स मिशन में केवल क्रिप्स था, ये भी याद रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्य और क्रिप्स मिशन आपका 1 सदस्य हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे इसके विरोध में पूरे भारत में इसका जब विरोध हो रहा था क्रिप्स मिशन का, क्योंकि ये लोग आपको आज़ादी की डेट नहीं दे रहे थे। कह तो रहे थे कि आप आज़ादी दे देंगे, लेकिन आज़ादी की डेट नहीं दे रहे थे। ये कह रहे थे हम आगे चल के दूसरे विश्व युद्ध के बाद देंगे आज़ादी। तो इसी के आंदोलन में, इसी के विरोध में भारत में गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है किसके विरोध में? तो याद रखेंगे क्रिप्स मिशन के विरोध में, क्योंकि ये लोग डेट नहीं दे रहे थे अंग्रेजों। और गांधी जी ने इसी में क्या कहा था? तो याद रखेंगे करो या मरो का नारा दिया गया था इसका। तो याद रखेंगे करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसी आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। देखो वह व्यक्ति साथी जो पूरे जीवन भर अहिंसा की बात करता है, जब अंग्रेज मजबूर हो गया था, अंग्रेज छोड़ नहीं रहे थे भारत, तो उसने भी कह दिया था करो या मरो। ठीक है, इनको याद रखेंगे। गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था और इस मिशन को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था कैबिनेट मिशन, माफी चाहेंगे, कह रहा है अनुच्छेद 20 में, यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 20 में कौन सा मौलिक अधिकार स्थित है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, अनुच्छेद 20 में कौन सा मौलिक अधिकार स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे जो
याद रखेंगे जो अनुच्छेद 20 है साथी, इसमें उन लोगों को संरक्षण दिया जाता है जो किसी गुनाह के अपराधी माने जा रहे हो। अर्थात आपने कोई गुनाह कर दिया है या नहीं किया, आपको अपराध के लिए पकड़ लिया गया है, आपको अपराधी मान करके पकड़ लिया गया है, लेकिन आप याद रखेंगे इसके लिए सरकार आपको संरक्षण देती है। जब तक आप पर दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक सरकार आपको संरक्षण देगी। तो यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि दोष सिद्धि से संबंधित इसमें संरक्षण की बात की गई है। जैसे एक बार इसमें जैसे देख लेते हैं किस तरह की सजा उसका प्रावधान है मौलिक अधिकार का। तो याद रखेंगे एक अपराध के लिए एक बार में एक ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। जैसे आपने एक अपराध कर दिया तो उसके लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने अपराध किया कल आपको सज़ा मिल गई, उसके बाद सरकार का मन हुआ आपको 1 साल बाद फिर सज़ा दे दी, फिर अगले साल सज़ा दे दी। लेकिन आप याद रखेंगे एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। किसके तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसी के लिए कहा गया है कि दोष सिद्धि के संबंधित संरक्षण किस में बात की गई है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 20 में बात की गई है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी याद रखेंगे ये आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। यदि इसका हनन होता है तो आप इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा था, आज क्वेश्चन एक पूछा गया था, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना किस वर्ष लागू की गई। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था, जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना थी ये किस वर्ष लागू की गई। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसी को साथी PMKKY योजना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र और कल्याण योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको नाम से किस नाम से जानते हैं? PMKKY योजना के नाम से। इसका साथी जो लागू हुआ था पहली बार, ये 12 जनवरी 2015 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? याद रखेंगे 12 जनवरी 2015 को। क्यों लागू हुई थी? तो याद रखेंगे जो खनिज उत्पादन होता था, क्या होता था? जो खनिज उत्पादन होता था इनको प्राइवेटीकरण कर दिया, यानी कि इनकी नीलामी कर दी। और इसके तहत प्राइवेटीकरण में क्या हुआ? इसमें पट्टे कर दिए गए। पट्टे आप जानते होंगे, किसी भूमि के छोटे से टुकड़ा को किसी के नाम कर देना तो उसे क्या कहते हैं? पट्टा कहते हैं। इसी प्रकार खनिज के लिए पट्टे कर दिए गए। और इसमें कारण क्या था? तो याद रखेंगे इसमें कारण था साथी इसका मुख्य कारण क्या था? खनन के क्षेत्र में तेजी लाना था। क्या लाना था? खनन के क्षेत्र में तेजी लाना था। ये भी इसका मुख्य एक कारण था। तो भारत सरकार ने इसको 12 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू किया था। और याद रखेंगे इसके अंतर्गत नीलामी कर दी गई खनिज जो क्षेत्र थे आपके, उनमें खनिज उत्पादनों को तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, ये 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन था, झूरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या पूछा गया था साथी? झूरी निम्नलिखित में से किस राज्य का संगीत है, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। तो याद रखेंगे जो झूरी संगीत है साथी, जो झूरी संगीत है ये हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसको याद रखेंगे, झूरी संगीत कहाँ पर होता है? तो हिमाचल प्रदेश में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और याद रखेंगे ऐसे संगीत को मुख्यतः विवाह हेतु प्रेम संबंधों को बनाने के लिए गाया जाता है। याद रखेंगे जो प्रेम संबंध बनाए जाते हैं तो इसमें झूरी नृत्य को गाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो इस नृत्य को गाने से प्रेम संबंधों को मजबूत होते हैं। यानी कि जो प्रेम संबंध है इस नृत्य को गाने से कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। ये आपके हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों का मानना है। लेकिन याद रखेंगे इसमें प्रेमी अपनी मासूका के लिए गाता है। ये भी याद रखेंगे। कौन गाता है? तो याद रखेंगे प्रेमी अपनी मासूका के लिए कौन सा संगीत गाता है? तो याद रखेंगे झूरी गाता है। और ये कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं, झूरी संगीत हिमाचल प्रदेश में, विवाह हेतु प्रेम संबंधों को मजबूत रखने के लिए प्रेमी अपनी मासूका के लिए गाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का अगला शासक कौन बना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, जो जलालुद्दीन खिलजी था साथी, इसके बाद खिलजी वंश का अगला शासक कौन बना। तो याद रखेंगे साथी जो जलालुद्दीन खिलजी था इसकी हत्या कर दी थी किसने? तो याद रखेंगे इसका भतीजा था। कौन था? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। जो इसकी हत्या की थी इसका भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और ये भी याद रखेंगे जो जलालुद्दीन खिलजी था इसने स्थापना की थी खिलजी वंश की। किसकी? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की थी। इसने जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमुअर्स को मारकर क्या कर दी थी? तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो जलालुद्दीन खिलजी था इसको 1296 में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1296 में इसको मौत के घाट उतारकर अलाउद्दीन खिलजी वंश का अगला शासक बन जाता है। तो अगला शासक क्या हो जाएगा हमारा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के आपने सुना होगा बाजार नियंत्रण प्रणाली। क्या सुना होगा? बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी थी? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे।
तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 में। और याद रखेंगे 1296 में इसके भतीजे या दामाद कह सकते हैं इसको मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन खिलजी इसका अगला शासक बन गया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा था साथी हमसे निम्नलिखित में से आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शन थे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी और आपका एक और कुछ था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो आपके डीपीएसपी थे अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर कह सकते हैं हम डीपीएसपी। इनको हमने कहाँ से लिया है? तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? तो डीपीएसपी लिया है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको कहा जाता है। कहाँ से लिए हैं? तो याद रखेंगे आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा याद रखेंगे जो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। डीपीएसपी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और ये जो आपका न्यायालय है यहाँ पर प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, जो आपके डीपीएसपी है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आपके डीपीएसपी का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। डीपीएसपी आपके प्रवर्तनीय नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा आयरलैंड से क्या लिया है? तो हमने राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है इसको भी हमने आयरलैंड से लिया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था सर्वाधिक रन बनाने के मामले में। क्या पूछा था? सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली कौन से स्थान पर आ गए हैं? याद रखेंगे, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली कौन से स्थान पर आ गए हैं। तो याद रखेंगे वनडे क्रिकेट की बात कर रहा है यहाँ पर। किसकी? तो याद रखेंगे वनडे क्रिकेट की। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ये याद रखेंगे, वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने 5वें खिलाड़ी बने हैं। 5वें कौन से? तो याद रखेंगे 5वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं, 5वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे इन्होंने महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया है। जो श्रीलंका के लीजेंड थे महिला जयवर्धने, इन्होंने इनको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन? विराट कोहली, भारत के लीजेंड। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। इसके अलावा क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, कौन सा थी? क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी ने कितने रन बनाए हैं वनडे में? तो याद रखेंगे 18,426। कितने साथी? 18,426 रन सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा बनाए गए हैं। और ये एक विश्व रिकॉर्ड है, ये अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जी ने कितने रन? 18,426 रन। इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले 5वें स्थान पर कौन आ गए हैं आपके, इनको याद रखेंगे, ये विराट कोहली आ गए हैं। ठीक है, 5वें स्थान पर विश्व में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में आपके विराट कोहली आ गए हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा था साथी, भारत के लिए सबसे तेज 1500 रन कह रहा था, भारत के लिए सबसे तेज T20 में 1500 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। भारत के लिए सबसे तेज 1500 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो याद रखेंगे भारत के लिए सबसे तेज 1500 रन किसने बनाए हैं? तो सूर्य कुमार यादव ने। एक ही बल्लेबाज छाया है, इसको साथ ही भारत का 360 डिग्री भी कहते हैं। जो सूर्य कुमार यादव है इसको भारत का 360 डिग्री भी कहते हैं। ये पहले स्थान पर पहुंच गए हैं जिन्होंने गेंदों के हिसाब से, ये भी याद रखेंगे, किस मामले में सबसे तेज बनाए हैं? तो याद रखेंगे गेंदों के मामले में विश्व में सबसे तेज हैं और भारत के लिए वैसे भी सबसे तेज हैं। याद रखेंगे इस दौरान इन्होंने 43 पारियां खेली हैं। कितनी साथी? 43 पारियां। मात्र 843 गेंदों में इन्होंने कितने रन बना दिए हैं? 1500 रन बना दिए हैं। ये भी याद रखेंगे। तो सूर्य कुमार यादव ने तेजी से 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं और भारत के लिए यह मात्र 843 गेंदों में 1500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। इसके दौरान इन्होंने कितनी पारियां ली हैं? तो 43 पारियां ली हैं और इस दौरान इन्होंने 3 शतक लगाए हैं। ये भी याद रखेंगे, 3 शतक लगा चुके हैं और 13 अर्धशतक भी लगाए हैं। ये भी याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? तो भारत का 360 डिग्री खिलाड़ी कहते हैं। ICICI बैंक ने इसको क्या किया गया है, जो 360 डिग्री एक प्लान चल रहा है उसके तहत इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी चुना है। जो ICICI बैंक है, याद रखेंगे, जो ICICI बैंक है इसने क्या किया है? इसने सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री एक प्लान चलाया है। इसके तहत इनको क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये भी एक स्पोर्ट्स से था। कह रहा था BCCI के द्वारा, क्या कह रहा था? BCCI के द्वारा हाल ही में जनवरी 2023 में खिलाड़ियों के लिए कौन सा एक नया फिटनेस टेस्ट लागू किया गया है? ये भी याद रखेंगे। जो भारत में
पहले एक टेस्ट होता था जिसका नाम था योयो टेस्ट। साथ ही इसकी भी एक रोचक कहानी है। जो 2019 का विश्व कप था, क्या था, 2019 का जो विश्व कप था, इसमें साथी जब भारतीय टीम लचर प्रदर्शन करती है तो बीसीसीआई इसके लिए एक फिटनेस टेस्ट बनाती है। क्या बनाती है? फिटनेस टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? योयो टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई ने योयो टेस्ट के अलावा भी 2023 में एक नया टेस्ट बना दिया है जिसका नाम क्या है? डेक्सा स्कैन टेस्ट। क्या नाम है साथी? ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कल पूछा गया था आपसे। जो डेक्सा स्कैन टेस्ट है ये किससे संबंधित है, ऐसा पूछ सकता है, तो याद रखेंगे क्रिकेट से संबंधित है। और याद रखेंगे एक नया टेस्ट है जो खिलाड़ियों के लिए किसने बनाया है, तो याद रखेंगे बीसीसीआई ने इसको बनाया है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे बीसीसीआई के 36वें हेड कौन बने हैं? बीसीसीआई के 36वें हेड, तो याद रखेंगे जो रोजर बिन्नी है। कौन है साथी? रोजर बिन्नी। ये बीसीसीआई के 36वें हेड हैं। और वर्तमान में ये भी याद रखेंगे सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी यानी सचिव कौन है? तो याद रखेंगे जय शाह इसके सचिव हैं। ये भी याद रखेंगे, जय शाह इसके सचिव हैं और रोजर बिन्नी इसके कौन बने हैं? तो याद रखेंगे नए अध्यक्ष बने हैं 36वें नंबर के बीसीसीआई के। बीसीसीआई की स्थापना कब होती है? तो याद रखेंगे 1900 कब होती है, आप बताएंगे इसको आप बताएंगे इसकी स्थापना कब होती है। तो बीसीसीआई की स्थापना आप बताएंगे। और रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं, जैसा इसके सचिव हैं। और बीसीसीआई ने एक नया टेस्ट, योयो टेस्ट के अलावा एक नया टेस्ट जारी किया जिसका नाम क्या है? डेक्सा स्कैन। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लिए प्रतिदिन 8 बजे आपकी क्लास लाते रहेंगे। कुछ कमियां हैं साथी, नहीं चल पा रही है क्लास क्योंकि मेरा भी कल टेस्ट था, और अब आपकी क्लास नियमित 8 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।